अभिनव ने जब अपनी ही इस कंपनी की सेक्रेटरी के बारे में इस तरह की बात सुनी तो वह हैरान हो गया। उसने अकरम से पूछा, क्या उसे हमारे माफिया ग्रुप के बारे में पता है? अकरम ने जवाब दिया, नहीं, वह हमारे ग्रुप के बारे में कुछ नहीं जानती। यह सुनते ही अभिनव के दिमाग में तुरंत एक विचार आया। उसने कहा, चीज हद से ज्यादा बिगड़ जाए उससे पहले अच्छा यही होगा कि मैं अपनी ही कंपनी में काम करना शुरू कर दूं। बाहर वालों को यह खबर नहीं लगनी चाहिए कि हम दोनों के बीच क्या रिश्ता है। जब तक मैं उस जासूस को और अपने पिता के कातिल को नहीं पकड़ लेता, तब तक मुझे यह करना ही पड़ेगा। अकरम ने उसकी बात सुन एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, तो फिर जैसा तुम्हें सही लगे, लेकिन फिर भी मैं उस मैनेजर को तो जॉब से निकालने वाला हूँ। उसे तुमसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। अभिनव भी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। अगर मैनेजर ने कामिनी की बातों में आकर अभिनव के साथ इस तरह की बदतमीजी नहीं की होती, तो वह अकरम के इस फैसले का भी समर्थन नहीं करता। उसने अकरम की तरफ देखते हुए कहा, उसे तो सबक मिलना ही चाहिए। अभिनव ने इतना कहते ही जेनी अकरम के केबिन में कॉफी की ट्रे के साथ दाखिल हो गई थी। अभिनव ने ट्रे पर रखा एक कप उठाया और कॉफी पीने लगा। जेनी की नजर में भी अब अभिनव की इज्जत बढ़ने लगी थी, लेकिन साथ ही उसके मन में यह सवाल भी उठ रहे थे कि आखिर अभिनव है कौन। बाकी ऑफिस वालों की तरह वह भी अकरम और अभिनव की मीटिंग के नतीजे के आने का इंतजार कर रही थी। अकरम ने जेनी को बाहर जाने का इशारा किया। जैसे ही वह बाहर निकली तो अभिनव ने अकरम से पूछा, लेकिन मुझे एक बात समझाओ, क्या दिग्पाल इतना बड़ा बेवकूफ है कि वह दिन दहाड़े मेरी सेक्रेटरी से मिल रहा था? उसके दिमाग में भी तो यह बात होगी ना कि कोई उसे देख रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसने जानबूझकर यह सब किया? अगर ऐसा होता तो वह रानी से क्यों मिलता? रानी, तुम्हारी सेक्रेटरी बातों बातों में मैं उसका नाम तुम्हें बताना भूल गया, अकरम ने कहा। अभिनव ने हाँ में सर हिलाया और अकरम के आगे कहा, तुम जो कह रहे हो वह सुनने में सही लग रहा है, लेकिन सवाल फिर से वही खड़ा होता है कि अगर उसे यह सब पता था तो फिर वह रानी से क्यों मिल रहा था? मुझे जो जवाब समझ में आता है वह यह है कि हो सकता है दिग्पाल रानी को पहले से जानता हो। हाँ, अभिनव ने अकरम की बात के जवाब में कहा और उठकर बड़ी सी खिड़की की तरफ बढ़ने लगा। वह देख रहा था कि सूरज ढलने लगा था। अभिनव को अचानक से याद आया कि अनन्या किसी भी वक्त उसे यहाँ लेने आ सकती है। उसने घड़ी देखी और उसके बाद फिर से अकरम की तरफ पलटते हुए बोला, जो भी हो, लेकिन उसने आज जो किया उसके पीछे उसकी मंशा कुछ और है। अगर यह कोई नॉर्मल मुलाकात होती तो वह दिन में तो रानी से नहीं मिलता, वह उसे रात में ही बुलाता, और वह भी गुड़गांव में नहीं, कहीं और ही। कहीं कुछ गड़बड़ तो है, मुझे पता नहीं क्या, लेकिन कुछ तो है जो ऑफ है। अकरम ने कहा, हो सकता है कि उसने यह सिर्फ हमें दिखाकर उलझाने के लिए किया हो। अब उसे भी अभिनव की बात में दम लग रहा था। अभिनव ने कुछ नहीं कहा, वह पलटकर खिड़की की तरफ देखने लगा था। तभी उसकी नजर नीचे सड़क पर पड़ी। एक गाड़ी एके प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिस की तरफ बढ़ी चली आ रही थी। कुछ देर के बाद वह गाड़ी रुकी और अनन्या उसमें से बाहर निकल आई। अनन्या को देखकर अभिनव के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। वह फिर से अकरम की तरफ पलटा और बोला, शायद वह हमें यह सोचने पर मजबूर करना चाहता है कि जासूस रानी है, लेकिन जासूस रानी नहीं है, कोई और है। और वह जो भी है मेरी नजर से ज्यादा दिन तक बच नहीं पाएगा। रही बात नौकरी की, तो मैं चलता हूँ बॉस, मुझे दूसरी कंपनी में नौकरी मिल गई है। अभिनव ने आखिरी बात मजाक में कही, जिसे सुनकर अकरम को हंसी आ गई। दोनों ने एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया और अभिनव उसके केबिन से बाहर आ गया। उसके दिमाग में अभी भी जासूस वाली बात ही चल रही थी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का उसे बस एक ही तरीका नजर आ रहा था, और वह था प्रॉब्लम के जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा करीब जाना। अब क्योंकि उसे कोई जानता नहीं था, ऐसे में वह बहुत सारे लोगों से मिल सकता था।
इस बारे में बात कर सकता था। कोई ना कोई तो उसे सच बता ही देता। भले ही अभिनव को यह काम करने में दिन नहीं महीना लग जाते, फिर भी उसे कोई चिंता नहीं थी। वह जानता था कि वह यह कर लेगा। जब अभिनव लॉबी में आया तो उसने पाया कि उसके ट्रांसफर की खबरें आग की तरह पूरे ऑफिस में फैल चुकी थी। हर किसी के चेहरे पर इस बात की खुशी साफ नजर आ रही थी कि अभिनव को कंपनी से बाहर निकाल दिया गया है। इस वक्त अगर कोई सबसे ज्यादा खुश था तो वह थी कामिनी। उसे यह जानकर अच्छा लगा कि इस बार अकरम अभिनव की तरफ नहीं था। अभिनव जहां जहां से गुजर रहा था वहां वहां लोग उसकी पीठ के पीछे उसके बारे में बातें कर रहे थे। अभिनव बिना किसी की बात सुने वहां से बाहर निकल गया। जैसे ही वह बाहर आया तो इतने में कामिनी भागते हुए उसके पीछे से आई और उसके सामने आकर खड़ी हो गई। अभिनव देख पा रहा था कि उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी। मुस्कान के पीछे की वजह समझने में अभिनव को ज्यादा देर नहीं लगी और उसने कहा, कांग्रेचुलेशंस। कामिनी उसकी बात सुनकर जोर से हंसी और बोली, मुझे पता नहीं था कि मुझे यह खुशी इतनी जल्दी नसीब हो जाएगी। मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी आसानी से मेरा पीछा छोड़ दोगे। अभिनव ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह भी बस कामिनी के साथ मुस्कुरा रहा था। इतने में कामिनी उसके पास आई और बोली, लेकिन मुझे अभी भी एक बात समझ नहीं आ रही है। तुमने उस दिन होटल में 5 लाख का बिल कैसे पे किया था? तुम्हारी शक्ल देखकर लगता नहीं है कि तुम्हारे पास इतने पैसे जिंदगी में कभी होंगे। इस बारे में मुझे किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है, तुम्हें तो जरा भी नहीं, अभिनव ने कहा। कामिनी उसका जवाब सुनकर एक कदम पीछे हटी और बोली, बिल्कुल, मैं कह भी नहीं रही कि तुम मुझे सफाई दो, क्योंकि मुझे तो इसका जवाब पहले से पता है। अनन्या सिंह, तुम नहीं चाहते ना कि लोगों को यह पता चले कि तुम्हारी शादी अनन्या से हुई है। वही तुम्हें खिला रही है, पिला रही है, कपड़े दिला रही है, तुम्हारा खर्चा उठा रही है। इनफैक्ट होटल का बिल भी तुमने उसी के पैसों से भरा था। अभिनव कामिनी की यह बात सुनकर अपने आप को हंसने से रोक नहीं पाया। उसने कहा, क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है? अभिनव हंसता जा रहा था। वह मन ही मन यह सोच रहा था कि कामिनी का दिमाग तो बहुत तेज था, लेकिन उसका तीर गलत जगह जाकर लगा था। उसे हंसते देख कामिनी भी मुस्कुराई और बोली, पीछे देखो, वह तुम्हारा इंतजार कर रही है। मैं अपनी जिंदगी में पहली बार देख रही हूँ कि कोई मालिक अपने नौकर का इंतजार कर रहा है। मालिक को ज्यादा इंतजार करवाना भी ठीक नहीं है, इसलिए जाओ, वरना उसकी कंपनी से भी निकाल दिए जाओगे। इतना कहते ही कामिनी फिर से अंदर जाने लगी थी। सिर्फ कामिनी के मन में ही नहीं, सभी के मन में यह गलतफहमी थी कि अभिनव का सारा खर्च अनन्या उठाती है, पर अभिनव अपना सच जानता था, इसलिए उसने कामिनी की बातों को अपने मन से झाड़ा और मुस्कुराते हुए अनन्या की तरफ बढ़ने लगा। अभिनव ने अनन्या से कहा, हेलो अनन्या। अनन्या ने उसे 1 सेकंड के लिए देखा और फिर गाड़ी की चाबी उसकी तरफ उछाल दी। अभिनव ने उसे देखा, फिर चाबी को देखा और फिर से अनन्या को देखते हुए बोला, यह किस लिए? तो अनन्या ने कहा, प्लीज यह एक्सपेक्टेशन तो बिल्कुल मत करना कि मैं गाड़ी चलाकर तुम्हें घर ले जाऊंगी। यह काम पति करे तो ज्यादा ठीक है। वैसे भी पतियों को यह काम करने में बड़ा गुरूर महसूस होता है। जो पति यह काम नहीं करता वह पति होने लायक नहीं होता। इसलिए अब बताओ कि गाड़ी चला रहे हो या मैं अकेले ही घर चली जाऊं? अनन्या का गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ था। सुबह के बाद अभिनव को लग रहा था कि वह शांत हो गई होगी, लेकिन वह अभी भी कम तवे की तरह जल रही थी। इससे पहले कि अभिनव आगे कुछ कह पाता, अनन्या पैसेंजर सीट पर आकर बैठ गई थी। अभिनव ने एक गहरी सांस ली और वह खुद भी ड्राइवर सीट पर जाकर बैठ गया था। उसे पक्का पता था कि अनन्या के सामने भी लोग अभिनव के बारे में बात कर रहे होंगे। उन लोगों को यह नहीं पता था कि अनन्या अभिनव की पत्नी है। ऐसे में वह जैसे ही गाड़ी में बैठा तो अनन्या ने उससे पूछा, अब तुमने इस बार अकरम सर के साथ क्या किया?
क्यों निकाला उन्होंने तुम्हें नौकरी से? अभिनव महसूस कर रहा था कि अनन्या गुस्से में अंदर तक जल रही थी। इससे पहले कि अभिनव उसकी बात का जवाब देता, खुद अनन्या ने कहा, तुम्हें क्या लगा था वह हर बार तुम्हें फेवर करेंगे? तुम गलत पर गलत करते जाओगे और वह तुम्हें माफ करते जाएंगे। भूलो मत, तुम उनके दोस्त के नहीं, उनके ड्राइवर के बेटे हो। अनन्या के मुंह से यह सुनते ही अभिनव उसकी तरफ देखने लगा था। अनन्या ने उसे फिर से सामने देखने का इशारा किया। अभिनव ने जैसे ही सामने देखा तो उधर से अनन्या ने कहा, मुझे सच में तुम्हारी वजह से शर्म आ रही है, क्योंकि तुमने तो अपनी शर्म बेच दी है। कोई इतना केयरलेस कैसे हो सकता है कि एके प्राइवेट लिमिटेड की नौकरी छोड़ दे? तुम अकरम सर को इतना हल्के में कैसे ले सकते हो? अभिनव से अब सुना नहीं जा रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और बोला, एक पति होने के नाते तुम्हारी रिस्पेक्ट को बचाने के लिए मैं जो बेस्ट कर सकता था मैंने वह किया, और तुम उल्टा मुझे ही सुना रही हो। सीरियसली? सुनाओ नहीं तो क्या करूं? शाबाशी दूं? मजाक चल रहा है यहाँ पर। अगर तुम्हें लग रहा है कि अब तुम जो करोगे वह मैं चुपचाप झेलती रहूंगी तो तुम गलत हो। याद रखना, मेरे पास अभी भी बहुत से लड़के हैं जो लाइन लगाकर खड़े हैं, जो तुमसे कई ज्यादा गुना कैपेबल हैं। अगर मैं किसी तरह से टाइम को रिमाइंड कर पाती तो उस रात मैं उस होटल में जाती ही नहीं, और अगर जाती भी तो सिंगल बेड वाला कमरा बुक करती। आई हेट डबल बेड, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। यह सुनते ही अभिनव ने फिर से अनन्या को देखा और बोला, जिंदगी मेरी भी बर्बाद हुई है। अच्छा, कैसे हुई है तुम्हारी जिंदगी बर्बाद? जरा बताना। तुम एक कमरे से निकलकर इतने बड़े बंगले में रहने लगे हो, ब्रेकफास्ट में चाय बिस्कुट की जगह चीज टोस्ट खा रहे हो और कह रहे हो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई। कभी कभी तो मुझे लगता है कि तुमने यह सब किया ही इसलिए था ताकि तुम यह सब कर सको। ओ प्लीज, पहली बात तो मुझे पता ही नहीं है मैंने क्या किया है, और जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी गलती नहीं है। आई वाज ड्रंक। यह सुनते ही अनन्या अभिनव को देखने लगी थी। उसकी आंखों में फिर से वही गुस्सा जाग गया था जो थोड़ी देर के लिए सोया हुआ था। इससे पहले कि अभिनव आगे कुछ कहता, उसने चिल्लाते हुए कहा, सामने देखो। अभिनव ने सामने देखा तो पाया एक गाड़ी उसकी दिशा में बढ़ती हुई आ रही थी। इससे पहले कि अभिनव अपनी गाड़ी का ब्रेक लगाता, सामने वाले ने अपनी गाड़ी रोक दी। उस गाड़ी का दरवाजा खुला और उसमें से एक लड़का बाहर निकल आया। यह लड़का और कोई नहीं बल्कि चिराग था। उसके चेहरे पर एक सुंदर सी मुस्कान थी। उस मुस्कान के साथ वह अनन्या और अभिनव की तरफ बढ़ता चला आ रहा था। अभिनव को समझ नहीं आ रहा था कि चिराग ने उन्हें इस तरह से रास्ते में क्यों रोका था। चिराग अभिनव की गाड़ी की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। इससे पहले कि अभिनव कुछ समझ पाता, अनन्या ने गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। यह देख अभिनव हैरान हो गया। उसने पूछा, तुम यह क्या कर रही हो अनन्या? इतने में अनन्या गाड़ी से नीचे उतरी और अभिनव की तरफ देखते हुए बोली, चिराग मुझे आज डेट पर ले जा रहा है, इसलिए गुड बाय। अभिनव ने जब अनन्या के मुंह से ये बात सुनी तो उसके होश उड़ गए। अनन्या ऐसे कैसे चिराग जैसे आदमी के साथ डेट पर जा सकती थी? अभिनव ने कहा, अनन्या, हम दोनों शादीशुदा हैं और मुझे नहीं लगता शादी होने के बाद कोई लड़की किसी पराये आदमी के साथ डेट पर जाती है। ऐसे अपने ही पति के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। तुम मेरी बीवी हो। और यह सुनते ही अनन्या को हंसी आ गई। उसने कहा, हा हा, अच्छा मजाक कर लेते हो, लेकिन शादी तुमने मुझसे नहीं मैंने तुमसे की है। मैं ससुराल नहीं गई, तुम ससुराल आए हो। जिसे तुम शादी समझ रहे हो वह एक तरह से तुम्हारे सिर पर एहसान है, इसलिए अपने आप को शुक्रगुजार मानो और मेरे मामले में टांग अड़ाना बंद करो। यह सब तुम कह रही हो, शादी मैंने तुमसे की हो या तुमने मुझसे? आखिर में तो हम दोनों ही शादीशुदा हुए ना। शादीशुदा औरतें ऐसे पराये मर्दों के साथ घूमती अच्छी नहीं लगती। अभिनव ने अनन्या से कहा। वह भले ही अनन्या से प्यार नहीं करता था, लेकिन दुनिया की नजर में उसका पति होने के नाते हमेशा उसकी ध्यान रखने की जिम्मेदारी अभिनव की थी,
और वह खास तौर पर अनन्या को चिराग जैसे लोगों से कोसों दूर रखना चाहता था। शादीशुदा होने के बाद जब वह खुद किसी दूसरी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखता था, तो फिर अनन्या को यह सब कैसे करने दे सकता था, और वह भी चिराग के साथ। जब अभिनव यह सब सोच ही रहा था कि इतने में अनन्या ने अपने दोनों हाथ गाड़ी की विंडो पकड़कर और अभिनव को देखते हुए बोली, देखो अभिनव, हमें दूसरों को धोखा नहीं देना चाहिए, यह अच्छी बात है, लेकिन हमें खुद को भी धोखा नहीं देना चाहिए। इस शादी का कोई मतलब नहीं है, यह तुम भी जानते हो और मैं भी। वैसे भी मैंने तुम्हारे नाम की अंगूठी तो नहीं पहनी है। हाँ, तो मैं तुम्हें अंगूठी पहना देता हूँ ना। कहो तुम्हें कितनी अंगूठी चाहिए? अभिनव ने कहा। यह सुनते ही अनन्या उसे देखने लगी और हंसते हुए बोली, अंगूठी पैसों से आती है, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? नौकरी है? इससे पहले कि अभिनव उसकी बात का कोई जवाब दे पाता, चिराग अनन्या के पास आया और मुस्कुराते हुए बोला, चले अनन्या, हमें देर हो रही है। चिराग के चेहरे पर छुपी मुस्कान को देखकर अभिनव का दिल दुख रहा था। चिराग अभिनव को गुस्सा दिलाने में कोई भी कमी नहीं रख रहा था। जब अभिनव से रहा नहीं गया तो उसने कहा, पागल आदमी, तुझे दिखाई नहीं दे रहा कि यह मेरी बीवी है? चिराग ने यह सुन अभिनव को देखा और बोला, नहीं, यह तुम्हारी बीवी नहीं है। इसकी उंगली में कोई अंगूठी नहीं है और इसकी माँ ने कहा है कि यह अपने लिए लड़का ढूंढ रही है। क्या? चिराग के मुंह से यह बात सुनते ही अभिनव तो हैरान हुआ ही, अनन्या उससे भी ज्यादा हैरान हो गई। उसने चिराग को देखा और बोली, मेरी माँ ने तुम्हें यह कहा है कि मैं लड़के ढूंढ रही हूँ? इतने में अभिनव ने बीच में आते हुए कहा, चिराग, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, मेरी बीवी से दूर रहो। चिराग ने अभिनव की धमकी को इग्नोर किया, लेकिन अनन्या की तरफ देखते हुए बोला, अनन्या, तुम्हारी माँ को तुम्हारी बहुत चिंता है। हर माँ यही चाहती है कि उसके बच्चों के साथ कुछ भी बुरा ना हो, इसमें गलत क्या है? चिराग की बात सुन अनन्या का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ और उसने हाँ में सर हिला दिया। इसके बाद उसने अभिनव को देखा और बोली, तुम मेरी गाड़ी लेकर घर जाओ, मैं रात तक आ जाऊंगी, चलो चिराग। अभिनव ने जाती हुई अनन्या को रुकने के लिए कहा, नहीं अनन्या, प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें अंगूठी चाहिए तो मैं तुम्हें लाकर दूंगा। अरे मैं तुम्हें अंगूठियों की पूरी फैक्ट्री। लेकिन अनन्या रुकने का नाम नहीं ले रही थी। इस बीच अभिनव की हालत देखने के लिए चिराग पलटा और अभिनव की तरफ आंख मारकर हंसने लगा। वह अनन्या की कमर में हाथ डालने का नाटक भी कर रहा था। यह देख अभिनव जल भुन गया था। उसका मन तो कर रहा था कि वह अनन्या की गाड़ी से अभी के अभी चिराग को उड़ा दे, लेकिन तब तक चिराग और अनन्या गाड़ी में बैठे और वहां से निकल गए। कुछ देर के बाद जब अभिनव का गुस्सा ठंडा पड़ा तो वह भी घर जाने के लिए निकल पड़ा। उसे भूख तो बहुत लगी थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि शर्मिला उसे खाना खाने देगी या नहीं, इसलिए उसने पिज्जा ऑर्डर कर लिया था। अब अभिनव घर में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि शर्मिला लिविंग रूम में ही कुर्सी लगाकर बैठी थी। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। अगर वह एक बार अभिनव को नजर उठाकर देख लेती तो अभिनव अपने आप मर जाता। अभिनव चाहता तो अनन्या के कमरे में जाकर आराम कर सकता था, लेकिन उसके लिए लिविंग रूम में रुकना जरूरी था। उसका पिज्जा आने वाला था, पर मुसीबत यह थी कि लिविंग रूम में सिर्फ शर्मिला थी, राजीव नहीं था। ऐसे में अभिनव ने थोड़ी हिम्मत की और शर्मिला के पास पड़ी एक कुर्सी पर जाकर बैठ गया। इस बार शर्मिला की नजर अभिनव से मिली। वह उसे इस तरह घूर रही थी जिससे अभिनव को अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। एक पल तो उसे लगा कि उसे पिज्जा भूलकर सीधे कमरे में चले जाना चाहिए, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी जगह से उठता, शर्मिला ने कहा, तो मैंने जो सुना वह सच है ना? अभिनव ने नजर उठाकर शर्मिला को देखा और बोला, क्या सच है? अभिनव को शर्मिला की बात समझ नहीं आ रही थी। शर्मिला ने कहा, यही कि अक्रम ने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया है। यह सुनते ही अभिनव ने एक गहरी सांस ली।
आज सारा परिवार उसकी जान लेने पर तुला हुआ था। अभिनव ने अपने आप को बचाने के लिए कहा, हाँ, उसके लिए आई एम सॉरी, लेकिन मैंने दूसरी कंपनी में नौकरी के लिए अप्लाई कर दिया है। मुझे लगता है कल तक रिजल्ट आ जाएगा और जल्द ही मुझे नौकरी मिल जाएगी। यह सुनते ही शर्मिला भड़क गई और बोली, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? अकरम ने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया और तुम्हें लगता है कि कोई और तुम्हें नौकरी दे देगा? इस बार शर्मिला की आवाज थोड़ी ऊंची हो गई थी। अभिनव ने फिर से गहरी सांस ली और नजर फेर कर बैठ गया। वह जानता था कि इस मामले में बहस करने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन शर्मिला का पेट अभी भी भरा नहीं था। उसने कहा, मुझे पता था कि तुम एक ना एक दिन अकरम के कंधे पर चढ़ने की कोशिश जरूर करोगे। तुम अनाथ तो हो ही, लेकिन साथ में एक नंबर के बेवकूफ भी हो। तुम जैसे लोगों की प्रॉब्लम यही है कि अगर कोई तुम्हारी मदद करने के लिए हाथ बढ़ाए तो तुम सीधा उसके कंधे पर बैठने की कोशिश करते हो। अकरम को भी तुम्हारा यह नेचर समझ में आ गया होगा, इसीलिए उसने तुम्हें निकाल दिया। अभिनव अब इससे ज्यादा और कुछ नहीं सुन सकता था। वह शर्मिला के तानों की बजाय भूख से मरना पसंद करता। ऐसे में वह अपनी जगह से उठा और सीधा अनन्या के कमरे की तरफ बढ़ने लगा। जब शर्मिला ने उसे ऐसे बिना जवाब दिए जाते देखा तो वह चिल्लाते हुए बोली, बस यही आता है तुम्हें, भागना, भागो और भागो। अगर एक दिन मैंने तुम्हें अपनी बेटी की जिंदगी से नहीं भगा दिया ना, तो मेरा नाम भी शर्मिला नहीं। अभिनव तब तक अनन्या के कमरे में पहुंच चुका था। उधर जब अभिनव अनन्या के कमरे में था, तब इधर अनन्या चिराग के साथ गुड़गांव के सबसे बड़े बार में शराब पी रही थी। ऐसा नहीं था कि उसे चिराग के साथ डेट पर आने में मजा आ रहा था, पर वह यहाँ अपनी माँ की वजह से आई थी और साथ ही उसे अभिनव पर गुस्सा भी आ रहा था। वह अभिनव जैसे आदमी के साथ नहीं रहना चाहती थी। अगर दुनिया में अभिनव आखिरी मर्द होता तो भी अनन्या उससे शादी करने के बारे में कभी नहीं सोचती। पहले ही वह अभिनव से चिढ़ती थी और उसकी नौकरी चले जाने के बाद से तो अनन्या का अभिनव के प्रति गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया था। अब वह बस सही मौके की तलाश कर रही है। अभिनव से जल्द तलाक लेना चाहती थी। यही सब सोचते हुए अनन्या शराब पिए जा रही थी। अब उसे अपने बिस्तर, अपने घर की याद आ रही थी। वह पहले ही थकी हुई थी और ऊपर से चिराग भी उसे पका रहा था। चिराग ने अपना गिलास नीचे रखते हुए कहा, मैंने तुम्हारी माँ से बात की है, वह चाहती है कि हम दोनों एक दूसरे को डेट करें। इतना कहते ही चिराग अनन्या की आंखों में देखने लगा। अनन्या ने भी उसे एक सेकंड के लिए देखा और फिर अपनी नजर दूसरी तरफ घुमाते हुए बोली, तुम शायद भूल रहे हो, मैं शादीशुदा हूँ। चिराग उसकी बात सुन धीरे से हंसा और बोला, मुझे मालूम है और यह बात तुम्हारी माँ भी जानती है, लेकिन हम लोग यह भी जानते हैं कि अभिनव है कौन। वह एक बेकार, सड़क छाप और आवारा लड़का है। उसकी वैल्यू एक डस्टबिन से ज्यादा नहीं है। सबको पता है तुम उससे दूर जाना चाहती हो और इस चीज में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। चिराग के चेहरे पर मुस्कान थी। अनन्या ने एक पल के लिए उस मुस्कान को देखा और उसके बाद फिर से अपनी नजर फेर ली। यह सच था कि वह अभिनव को नहीं चाहती थी, लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं था कि वह चिराग को चाहती थी। वह बस अकेला रहना चाहती थी और अपनी जिंदगी का मजा लेना चाहती थी। इसलिए अनन्या ने कहा, चिराग, मुझे इस समय कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैं शादीशुदा भी हूँ। कम से कम अभी तो हूँ, तो जब तक मैं शादीशुदा हूँ तब तक मैं किसी के साथ चीटिंग नहीं कर सकती हूँ। यह सुन चिराग ने एक गहरी सांस ली और बोला, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ अनन्या, और यह तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। तुम्हें पता है कि शहर की सबसे बड़ी कंपनी में से एक को मैं चलाता हूँ। मैं तुम्हारे बिजनेस में भी इतना इन्वेस्टमेंट इसलिए किया था बिकॉज आई लव यू। मैं और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। मेरे पास और एक कंपनी है, हम दोनों मिलकर बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं, जिससे तुम्हारी और मेरी, हम दोनों की कंपनी को फायदा होगा। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर
तुम्हें अपनी लाइफ में ऐसे इंसान की जरूरत है जो तुम्हारे पैशन को समझे और उसे आगे बढ़ाने में मदद करे। और अभिनव जैसा अनाथ तो वैसे इंसान बिल्कुल भी नहीं है। चिराग इतना कहते ही अपनी ही बात पर हंसने लगा था। वह जिस तरह से अभिनव की इंसल्ट कर रहा था वह अनन्या को जरा भी पसंद नहीं आ रहा था। इसलिए अनन्या ने कहा, प्लीज चिराग, थोड़ा ठीक से बात करो। उसने अपने पेरेंट्स को खोया है, तुम्हें उसके बारे में इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। चिराग ने यह सुनकर एक गहरी सांस ली और बोला, मुझे नहीं लगता तुम्हें इस लड़के से ज्यादा होप रखनी चाहिए। वह तो ठीक से स्ट्रगल भी नहीं कर सकता। अनन्या अब चिराग की और बकवास नहीं सुन सकती थी। ऐसे में उसने अपनी ड्रिंक खत्म की और अपनी जगह से खड़ी होकर बोली, काफी लेट हो गया है, मुझे चलना चाहिए। अनन्या, तुम्हें पता है ना, हमारा कॉन्ट्रैक्ट इस महीने एक्सपायर होने वाला है और हमें डील आगे बढ़ाने के लिए अगला कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा। चिराग ने अनन्या को याद दिलाते हुए कहा। उसकी यह बात सुनते ही अनन्या के दिल की धड़कन रुक गई थी। उसे लग रहा था कि चिराग उसे दूसरे शब्दों में धमकी दे रहा था। बिना चिराग के अनन्या की कंपनी सरवाइव नहीं कर सकती थी, लेकिन वह यह भी नहीं चाहती थी कि चिराग इस बात का गलत फायदा उठाए। इसलिए उसने कहा, चिराग, मुझे लगता है कि हमें पर्सनल और प्रोफेशनल मैटर को अलग अलग रखना चाहिए। यह हम दोनों के लिए बेहतर होगा। अनन्या की बात सुन चिराग मुस्कुराया। उसने अपनी ड्रिंक खत्म की और अपनी जगह से खड़े होते हुए बोला, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। इतनी रात को कैब से घर जाना गुड़गांव में सेफ नहीं है। यह सुनते ही अनन्या ने हाँ में सर हिला दिया, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी चिराग की बातें घूम रही थी। अनन्या ने चिराग के साथ उसकी गाड़ी में घर जाने के लिए हाँ कर दी थी। वह दोनों गाड़ी में बैठ चुके थे और चिराग की गाड़ी अनन्या के घर की तरफ बढ़ने लगी थी। पूरे रास्ते दोनों के बीच कोई बात नहीं हो रही थी। कुछ देर के बाद चिराग की गाड़ी अनन्या के घर के बाहर पहुंच चुकी थी। जैसे ही अनन्या दरवाजा खोलकर बाहर निकलने ही वाली थी कि इतने में चिराग ने कहा, मत भूलना कि कॉन्ट्रैक्ट मेरे हाथ में है अनन्या, और तुम्हारे डिसीजन का उस पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। इसलिए जो भी फैसला करो सोच समझ कर करना। अनन्या का मन तो कर रहा था कि वह चिराग से इस बारे में बहस करे, लेकिन वह जानती थी कि लगाम चिराग के हाथ में थी। इसलिए उसने सिर्फ हाँ में सिर हिलाया और नीचे उतर गई। बगीचे से घर के दरवाजे तक जाने में अनन्या कई बातें सोच चुकी थी। वह चिराग से शादी तो नहीं करना चाहती थी, लेकिन अपनी कंपनी को बचाने के लिए उसकी जिंदगी में यह नौबत भी आ सकती थी। उसे लग रहा था कि वह कुएं से निकलकर खाई में गिरने जा रही थी। इससे पहले कि अनन्या अपने घर का दरवाजा खुलवाने के लिए घंटी बजाती, अचानक से दरवाजा अपने आप खुल गया। दरवाजे के उस तरफ अभिनव खड़ा था। अभिनव को यूं अचानक अपने सामने देख अनन्या के दिल की धड़कन बढ़ गई। जब उसने अभिनव के चेहरे को देखा तो पहली बार उसे ऐसा लगा कि अभिनव काफी हैंडसम है। भले ही वह गरीब था, लेकिन यह बात कोई उसका चेहरा देखकर नहीं कह सकता था। अनन्या ने अभिनव से कड़क आवाज में पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसे उम्मीद नहीं थी कि वह अभिनव को दरवाजे पर इस तरह से पाएगी। तुम कहाँ से आ रही हो और क्या किया तुमने? चिराग कहाँ है? अभिनव ने सवाल के जवाब में सवाल पूछा। इससे पहले कि अनन्या उसके किसी सवाल का जवाब देती, अभिनव दरवाजे से बाहर निकला और बगीचे की तरफ देखने लगा। वह चिराग की गाड़ी ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चिराग की गाड़ी तब तक वहां से निकल चुकी थी। जब अनन्या ने अभिनव को यह सब करते हुए देखा तो बोली, तुम क्या कर रहे हो? अभिनव अनन्या के सामने आकर खड़ा हुआ और उसने गुस्से में पूछा, किधर है वह कमीना? उसे चिराग की हरकत पर सच में बहुत गुस्सा आ रहा था। अनन्या ने भी गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, शट अप, तुम होते कौन हो किसी को ऐसे गाली देने वाले? अभिनव ने यह सुनकर एक गहरी सांस ली और बोला, मैं उसे ऐसे ही कमीना नहीं बोल रहा हूँ, वह कमीना है, इसलिए कमीना बोल रहा हूँ। इतनी रात तक वह
कमीना मेरी बीवी के साथ कर क्या रहा था? कोई शरीफ इंसान ऐसा कमीनापन करता है क्या? अभिनव की बात सुन अनन्या ने भी एक गहरी सांस ली और बोली, मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ अभिनव, और प्लीज उसे बार बार कमीना बोलना बंद करो। मुझे इस सब से नफरत है। इतना कहकर अनन्या लिविंग रूम की तरफ बढ़ने लगी थी। अभिनव भी उसके पीछे पीछे चला जा रहा था। चिराग पर अभिनव को जो गुस्सा आ रहा था वह अभी तक शांत नहीं हुआ था। जैसे ही अनन्या अपने कमरे में जाने वाली थी कि इतने में अभिनव ने उसे रोका और बोला, तुम्हें अंगूठी चाहिए ना? ठीक है, तुम्हें जो अंगूठी चाहिए मैं लाकर दूंगा, लेकिन तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि उसके बाद तुम किसी भी लड़के से डेटिंग के लिए नहीं मिलोगी, उसे चिराग से तो बिल्कुल भी नहीं। यह सुनते ही अनन्या, जो कि कमरे में दाखिल होने वाली ही थी, उसने पलटकर अभिनव को देखा और देखते ही देखते उसके चेहरे पर हंसी आ गई। अभिनव अभी भी अपने गंभीर चेहरे के साथ उसके सामने खड़ा था। अनन्या ने कहा, सीरियसली? मान लो अगर मैं कहूँ कि मुझे डायमंड रिंग चाहिए, तो तुम कैसे लाकर दोगे मुझे डायमंड रिंग? चोरी करोगे क्या? अब अभिनव ने अनन्या की बात के जवाब में कहा, कैसी बातें कर रही हो अनन्या? मैं तुम्हें चोर नजर आता हूँ? तुम और तुम्हारी फैमिली मुझे जितना कमीना समझते हैं, मैं उतना निकम्मा नहीं हूँ। यह सुनते ही अनन्या जोर जोर से हंसने लगी। इतनी भारी और स्ट्रेसफुल दिन के बाद अनन्या को इस तरह से खुलकर हंसने में काफी मजा आ रहा था। उसने हंसते हुए अभिनव से कहा, तुम बड़े मजाकिया हो अभिनव, लेकिन यह मत समझना कि तुम हंसा हंसा कर मेरा दिल जीत लोगे। मैं अपना फैसला ले चुकी हूँ और उस फैसले को तुम्हारा कोई जोक नहीं बदल सकता। मैं ये मानती हूँ कि तुम नाकारा हो, निकम्मे हो, और इसीलिए मैं तुम्हें तलाक देना चाहती हूँ। इस बारे में कल सुबह मैं पापा से भी बात करने वाली हूँ। यह बात सुनते ही अभिनव के होश उड़ गए। ऐसा नहीं था कि उसे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन इस फैसले को लेकर अनन्या अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही थी। वह एक कदम अनन्या के करीब आया और बोला, तुम एक चीज भूल रही हो, तुम मुझे तब तक मुझसे तलाक नहीं दे सकती जब तक मैं ना चाहूं। मैं तुम्हें तलाक देकर रहूंगी, और वह दिन भी जल्दी आएगा, बहुत जल्दी। अनन्या ने इतना कहा और अपने कमरे के अंदर जाने लगी, लेकिन इससे पहले कि वह कमरे में दाखिल होती, इतने में वह फिर से पलटी और बोली, और हाँ, एक और चीज, आज तुम इस कमरे में नहीं सोने वाले हो। अगर तुम्हें सोना ही है तो जाकर नौकरों वाले कमरे में सो जाओ। इतना कहते ही अनन्या ने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और अंदर चली गई। अभिनव फिर से अनन्या के कमरे के बाहर बेसहारा सा खड़ा था। इस वक्त उसे मोंटी की सबसे ज्यादा याद आ रही थी। वह चाहता था कि जल्द से जल्द मोंटी वापस आए, अभिनव उससे बदला ले, फिर उस जासूस को पकड़कर बेनकाब करे और अपने पिता की गद्दी पर शान से बैठ जाए। तब उसे अनन्या और उसके कमरे की कभी जरूरत नहीं पड़ने वाली थी। जो लोग उसकी बेइज्जती करते थे, उसे गरीब कहते थे, अभिनव उन सभी को धूप दिखा देना चाहता था कि वह लोग अभिनव को नहीं, टाइगर को गाली दे रहे थे। अभिनव ने अब अपने आप से कहा, नहीं, अगर मुझे लोगों को बताना पड़े कि मैं टाइगर हूँ और तब वह मेरी इज्जत करे, यह अच्छा नहीं है। इन लोगों की इज्जत तो मैं कमा लूंगा, और वह भी इन्हें बिना बताए कि मैं कौन हूँ। और एक गहरी सांस लेकर नौकरों के कमरे की तरफ बढ़ने लगा। जब वह कमरे में दाखिल होने ही वाला था कि तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। यह मैसेज प्रोटोन पब्लिसिटी नाम की एक कंपनी की तरफ से था। अभिनव को आया था। वह अभिनव को अपनी कंपनी में नौकरी पर रखना चाहते थे। अभिनव ने इस कंपनी का नाम बहुत सुना था, लेकिन जब उसे पता चला कि यह कंपनी उसी की है, तो उसके होश उड़ गए। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि वह इतनी बड़ी कंपनी का मालिक हो सकता है। अगले दिन सुबह अभिनव तैयार हुआ और सीधा प्रोटोन पब्लिसिटी कंपनी के लिए ऑफिस पहुंच गया। उस कंपनी की बिल्डिंग अभिनव की उम्मीद से भी ज्यादा बड़ी थी। बिल्डिंग देखकर अभिनव की नजर में अपने पिता की इज्जत और ज्यादा बढ़ गई थी। वह इस वक्त बता नहीं सकता था कि अंदर से उसे कैसा महसूस हो रहा था।
अभिनव दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ और कॉरिडोर में चलने लगा। उसकी नजर अभी भी बिल्डिंग पर से हटने का नाम नहीं ले रही थी। वह एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग थी जहां पर काफी सारे लोग काम कर रहे थे। अभिनव ने इस बीच एक लड़की से कहा, हाय। वह लड़की फोन पर बात कर रही थी। उस लड़की ने अभिनव को एक सेकंड के लिए रुकने के लिए कहा। अभिनव वहीं खड़ा हो गया। जैसे ही उस लड़की की बात खत्म हुई तो उसने अभिनव से पूछा, जी सर, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? जी, मेरा नाम अभिनव गढ़। इससे पहले कि अभिनव अपना असली नाम बताता, उसे अपनी आंखों के सामने वह ऑफर लेटर नजर आने लगा था जो उसे कल रात मिला था। उसमें से अकरम ने अभिनव का सरनेम गढ़वाल से बदलकर शर्मा कर दिया था ताकि किसी को अभिनव पर शक ना हो। ऐसे में अभिनव ने अपनी गलती सुधारी और उस लड़की से बोला, मेरा नाम अभिनव शर्मा है और मैं यहाँ। इससे पहले कि अभिनव अपनी बात पूरी कर पाता, उस लड़की ने अभिनव की बात बीच में काटी और बोली, अच्छा, तो तुम ही हो अभिनव शर्मा, न्यू ज्वाइनिंग, वह सेक्रेटरी वाली पोस्ट के लिए। अभिनव ने मुस्कुराते हुए उस लड़की की बात का जवाब दिया, हाँ जी, वह मैं ही हूँ। उस लड़की ने हाँ में सिर हिलाया और बोली, ठीक है, आप वहां से लिफ्ट ले लीजिए और 10th फ्लोर पर। फिर लिफ्ट से बाहर निकलते ही राइट हैंड साइड पर पहला ऑफिस आपका ही है। यहाँ जितने भी सेक्रेटरी काम करते हैं उनका ओवरऑल हैंड आपको वही मिलेगा। अभिनव ने हाँ में सिर हिलाया और उस लड़की को थैंक यू बोलकर लिफ्ट की तरफ बढ़ने लगा। जब वह लिफ्ट की तरफ जा रहा था तो वह वहां काम करने वाले बाकी लोग उसे घूरते हुए देख रहे थे। अभिनव को समझ नहीं आ रहा था कि सारे लोग उसे इस तरह से क्यों घूर रहे हैं। कुछ देर बाद जब लिफ्ट का दरवाजा खुला तो अभिनव 10वें माले पर पहुंच चुका था। जब वह लिफ्ट से बाहर आया और इधर उधर देखने लगा तो उसने पाया कि एक भी आदमी कॉरिडोर में नहीं था। अभिनव को लगा कि क्योंकि इस फ्लोर पर सभी बड़े लोग बैठते हैं, शायद इस वजह से सब अपने अपने कामों में बिजी होंगे। अभिनव अपने राइट हैंड साइड पर बने कैबिन की तरफ बढ़ने लगा था। उसने कैबिन का दरवाजा खटखटाया लेकिन उसे अंदर से कोई जवाब सुनाई नहीं दिया। उसने इस बार और जोर से दरवाजा खटखटाया लेकिन अंदर से फिर से कोई जवाब नहीं आया। यह देख अभिनव हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अंदर चल क्या रहा है। आखिर में जब दरवाजा नहीं खुला तो अभिनव ने खुद ही दरवाजा खोलने की ठानी और दरवाजा खोल दिया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला और सामने जो चल रहा था वह देख तो उसकी आंखों की पुतलियां जमीन पर गिर पड़ी। अंदर बहुत जोर से म्यूजिक बजने की आवाज सुनाई दे रही थी। रूम के साउंड प्रूफ होने की वजह से अंदर की आवाज बाहर नहीं आ रही थी। वह एक बड़ा सा हॉल था जिसमें ज्यादातर जगहों पर अंधेरा था और कहीं कहीं पर रंग बिरंगी लाइट्स लगी हुई थी। हर तरफ शराब की बोतल और खाने की चीज बिखरी पड़ी थी और अंदर मौजूद लड़के लड़कियां उस तेज म्यूजिक पर सब कुछ भूलकर नाचते नजर आ रहे थे। अभिनव को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने फिर से दरवाजे के बाहर झांक कर देखा। वह यह देखना चाहता था कि वह किसी कंपनी में था या फिर क्लब में। आखिर में उसने दरवाजा बंद किया और अंदर दाखिल हो गया। अभिनव अंदर आ गया, इस बात की किसी को भनक तक नहीं लगी। सभी अपनी मस्ती में मस्त थे। जब अभिनव थोड़ा और आगे आया तो अचानक उसे उसकी नजर एक खतरनाक नजारे पर पड़ी। उसने देखा कि एक लड़का और एक लड़की एक बड़ी सी टेबल पर एक दूसरे को छूने जा रहे थे। यह देख अभिनव का दिमाग खराब हो गया। पियो मेरी जान। इतने में एक आदमी अभिनव के ठीक पीछे चिल्लाया और उसने एक लड़की के हाथ में गिलास थमा दिया। अभिनव को समझ नहीं आ रहा था कि उन लोगों ने उन उसके पापा की कंपनी को क्लब क्यों बना दिया था। अभिनव इधर उधर देखने लगा। वह सबसे पहले इस म्यूजिक को बंद कर देना चाहता था। कुछ देर तक ढूंढने के बाद आखिरकार उसे प्लग भी मिल गया था जिसमें स्पीकर कनेक्टेड था। अभिनव इन लोगों को सबक सिखाना चाहता था। ऐसे में वह प्लग के पास गया
और उसे खींच दिया। जैसे ही म्यूजिक बंद हुआ तो सब लोग जैसे फिर से होश में आ गए। सभी के पैर रुक गए और एक आदमी ने चिल्लाते हुए कहा, किसने बंद किया म्यूजिक? अभिनव ने उसकी बात सुन एक गहरी सांस ली और अपने हाथ बांधकर खड़ा हो गया। सभी टेबल पर उस लड़की को चूम रहा। वह लड़का टेबल पर से उठा और इधर-उधर देखने लगा। उसकी नजर कोने में खड़े अभिनव पर पड़ी। वह गुस्से में अभिनव की तरफ बढ़ा और चिल्लाते हुए बोला, कौन है तू और अंदर कैसे आया? अभिनव ने उसे ध्यान से देखा और वह उसे पहचान गया था। अभिनव ने बड़े प्यार से उस लड़के से पूछा, पहले आप बताइए कि आप कौन हैं? अभिनव का यह सवाल सुन वह लड़का गुस्से भरी नजरों से उसे देखने लगा। दोस्तों, क्या अभिनव इन लड़कों से निपट पाएगा? आखिर क्यों कर रहे थे यह सब लोग पार्टी और क्या करने वाले थे यह सब लोग मिलकर अभिनव के साथ? आगे की कहानी पढ़ने और सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे चैनल डीएल हिंदी स्टोरी पर। और दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप किस शहर से बिलोंग करते हैं और आपको कहानी कैसी लग रही है। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।